एमपी में हुए उपचुनाव में आदिवासियों के मिले 7 से 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी उत्साहित है। यही कारण है कि आदिवासियों के भरोसे को बरकरार रखने के लिए अब बीजेपी सरकार बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी संगठन ने भी इसको लेकर खास तैयारी की है। जनजाति गौरव दिवस से बीजेपी खास तैयारियों के साथ आदिवासियों के बाहुल्य इलाके में अभियान चलाकर बीजेपी से आदिवासियों को जोड़ेगी। गौरव दिवस की शुरुआत इसी भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिसके बारे में हम सब पहले से जानते हैं कि गौरव दिवस की शुरुआत और जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मुद्दों को, जिन बातों का, जिन डिक्लेरेशंस को लेकर के काम करना प्रारंभ किया है, तो उसी दिन घर घर राशन पहुंचने के अभियान की शुरुआत की होगी। वहीं उपचुनाव की हार से सबक लेकर कांग्रेस भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती यानी कि 14 नवंबर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और कांग्रेस का फोकस भी अनुसूचित जनजाति वाली सीटों पर है, जिसके लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। देखिए, भारत के स्वाभिमान के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से उनको इतिहास में बुलाने का प्रयास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। अब उसके बदले में कोई कुछ भी करता रहे, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो अवसर ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे ज़मीन हासिल कर सकें। तो जवाहरलाल नेहरू जी को जब बताएंगे तो उनको फिर जवाहरलाल नेहरू जी के पूरे कृत्यों को जनता के बीच में रखना चाहिए और निश्चित रूप से वो जनता को जानना चाहिए कि वो व्यक्तित्व क्या थे। हम बहुत आदर करते हैं प्रथम प्रधानमंत्री देश के, लेकिन कोई जोड़ नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। 14 नवंबर को जन जागरण अभियान पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता और जिन्होंने सालों साल 10-12 साल जेल में रहे अंग्रेजों की, महात्मा गांधी नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और ये बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े डैम उनके जमाने में बने और एक आम के फल की तरह उन्होंने सबको लगाया कि ये बाद में फल देंगे सालों साल बाद, जिसको आज बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार बेच रही है सब चीजों को। दरअसल उपचुनाव में जोबट के साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग बीजेपी के साथ आया। यही कारण रहा कि कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले पृथ्वीपुर और जोबट में बीजेपी ने जीत दर्ज की। गौरतलब है कि प्रदेश की 47 सीटों समेत कुल 85 सीटों पर ये वर्ग निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में ये तो साफ है कि मिशन 2023 में बीजेपी और कांग्रेस को जनजातीय वर्ग का साथ ही चुनाव की नैया पार कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे जनजाति पर किसके अधिकार की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन संपन्न हो चुका और उसके बाद अब 2023 की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई और खास बात यह है कि यहां पर सीधे तौर पर जो जनजाति वर्ग है उसको साधने की कवायद है और खास तौर पर बीजेपी के लिहाज से अगर इसको हम समझे तो जिस तरीके से 2018 में जो गलतियां बीजेपी ने की थी उसको अब बीजेपी दोहराना नहीं चाहती और यही कारण रहा कि पृथ्वीपुर और जोबट में जो बाय इलेक्शन में हमने देखा कि जो सीटें बीजेपी के लिए जीतना एक चुनौती या एक सपना हुआ करती थी, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और यही कारण है कि अब एक नई रणनीति के साथ बीजेपी 2023 की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी खास प्लानिंग के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को विस्तार देने से पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। उपचुनाव में आदिवासियों के मिले साथ से क्यों उत्साहित बीजेपी? क्या बीजेपी का जनजाति वर्ग को साथ लाने का प्लान 2023 में भी करेगा काम? बीजेपी के साथ आते जनजाति वर्ग को अपने साथ रखने की क्या कार्ड ढूंढ पाएगी कांग्रेस? क्या जन जागरण अभियान के जरिए कांग्रेस बदल पाएगी जनता का मन? बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा सर
किस तरीके से अभी से मिशन 2023 की तैयारी, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती, जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत और उसके बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से बीजेपी आदिवासी बाहुल इलाकों में जो है अभियान चलाने वाली है, क्या रूपरेखा है और ऐसा क्यों कि अभी से जो है आदिवासियों की याद आप लोगों को आ रही? देखिए आकाश जी, अभी मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर विधानसभा और 1 स्थान पर लोकसभा का उपचुनाव हुए। जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे, राजनीतिक पंडित थे, उसको सेमीफाइनल के रूप में ले रहे थे कि 2023 की सेमीफाइनल ये चुनाव हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज और जाति की राजनीति आकाश जी नहीं करती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर चलती है। आज की जो नई पीढ़ी है आकाश जी, कहीं ना कहीं अपने जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया या बड़े बड़े ऐसे अपने महापुरुष रहे, उनको कहीं भूलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा पाप इस देश में किया कि जब भी जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जी को दिन भर सुबह से शाम तक याद करेंगे, फिर उसके बाद साल भर ना गांधी जी की बात होगी, ना गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह जितने भी महापुरुष थे उनका एक दिन निश्चित कर दिया था कि सिर्फ इसी दिन याद किया जाएगा और उसके बाद कभी इनको याद नहीं किया जाएगा। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन किया है। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, अपने प्राणों को निछावर किया। बिरसा मुंडा जी की बात करें, भगवान के अवतार माने जाते हैं। आदिवासी समाज उनको कितना मान देता है। आप रानी दुर्गावती की बात कर लीजिए आकाश जी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी की बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज, वनबंधु समाज में इनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। हम इन सब को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और एक जनता जो नई पीढ़ी है वो जाने तो कि बिरसा मुंडा जी का क्या योगदान है। एक 24 साल का नौजवान जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है, ऐसे वीर पुरुष के बारे में हम से बात नहीं कर रहे। उनके गौरव और उन्होंने जो किया है इस देश के लिए उसको आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न निकलेगा कि 2018 के चुनाव में इस वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इनकी याद आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके बीच में जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आकाश जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में आपका नाम शामिल है और लगातार आप राजनीति को बड़ी करीब से देख रहे हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर सफलता मिल रही है, चाहे आदिवासी बंधुओं की हो या अनुसूचित जनजाति बंधुओं की हो। काट की हांडी आकाश जी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा थाली में पेश किया था कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले कि हम हर किसान का कर्ज माफ कर देंगे, 10 दिन में युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, कन्याओं को 51,000 दे देंगे, और जितने झूठ बोल सकते थे सब पेश किए। वो कहीं ना कहीं उसके कारण कांग्रेस की सरकार बनी। फिर भी आप देखिए कि कांग्रेस को 114 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली। कांग्रेस से समझ लेता हूं। राकेश जी आपके पास लौटूंगा। योगेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर उपचुनाव की बात करें तो 2 सीटें जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी वो कांग्रेस के हाथ से छिटक गई सीधे तौर पर, और अब जो है बीजेपी सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट गई है। आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, कांग्रेस का तो मूल तत्व ही आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये कांग्रेस के मूल तत्व है जिनके आधार पर पार्टी की संरचना है, पार्टी का संविधान है, और पार्टी इन्हीं नियोजनों पर आजादी के बाद से लगातार काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के क्रांतिकारियों को, बिरसा मुंडा, चाहे वो हमारे सरदार पटेल हो, इन लोगों को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक नकली आत्मीवाद है, छदमवाद जिसको मैं कहेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस भाषा को समझते हैं। ये एक छदमवाद है कि जो आप जानते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व को जिस तरीके से प्राथमिकता प्रदान की, अभी हमारे 6 मिनिस्टर्स 2018 में युवा मिनिस्टर्स आदिवासी समाज से आते थे, उनको प्रतिनिधित्व दिया। आने वाले कल की संभावना भी वही है, चाहे वो भूरिया हो, चाहे बाला बच्चन हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे प्रताप सिंह बघेल के सुपुत्र हो। तो अब कांग्रेस के साथ तो आदिवासी जो है वो मूल तत्व ही है, वो कांग्रेस का एक अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय इसलिए होता है कि इन लोगों के पास
इस समाज के साथ कोई जुड़ाव नहीं है और ना ही इस समाज के बारे में कभी सोचा है। इन लोगों का जो दृष्टिकोण होता है इस समाज के पतित पावन लोगों के बजाय व्यवसायिक दृष्टिकोण ज्यादा होता है। और ये जिस बात पर कह रहे हैं कि हमने जोबट की सीट को हासिल किया है, तो इन्होंने कांग्रेस की सुलोचना रावत जी को खरीदा है। तो खरीद फरोख्त के आधार पर यदि आप राजनीतिक तौर पर खुश हो जाते कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज जुड़ गया, तो ये आप इन लोगों का भ्रम है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। योगेश जी, बिरसा एक मुंडा सवाल जी के आप इतिहास जी योगेश जी, इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा हूं। बिरसा मुंडा जी की जयंती पर गौरव दिवस मनाने जा रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी भी जो है घर घर पहुंचेगी, राशन देगी आदिवासियों को। साफ तौर पर कह रही है कि 70 सालों तक जो है देश में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में, राज्यों में, लेकिन कोई काम नहीं किया गया आदिवासियों के लिए। अब गौरव दिवस के जरिए आदिवासियों को मान सम्मान देने की कोशिश है बीजेपी की। इस तरीके का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के शासन में विगत 15 वर्षों में और अभी विगत 2 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में कितना काम हुआ या आदिवासी उत्थान के लिए कितना कार्य किया गया। हाँ, इवेंट आयोजित करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई माने नहीं। इवेंट बहुत अच्छा आयोजित करते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, नारे बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन उन घोषणाओं का क्या क्रियान्वयन होता है आदिवासी क्षेत्र में, चाहे झाबुआ से लेकर भालाघाट हो, अलीराजपुर से लेकर शहडोल हो, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या काम किया गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं। किस तरीके की शिगुफेबाजी की गई थी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब राशन बांटने की योजना शुरू कर रही है, तो मैं अब जो 5 महीने के राशन की आपने घोषणा की थी कोरोना के पीड़ित के बाद, वो राशन 1 महीने का देने के बाद आपने बंद कर दिया मध्य प्रदेश में। मैंने सीधा आरोप लगा रहा हूं, आप इसका हिसाब तो दे दीजिए जो आपने 5 महीने के राशन की बात कही थी। अब फिर आप वापस राशन कह रहे, राशन तो कम देंगे, भाषण जमकर देंगे। उस समय भी आपने बहुत जमकर भाषण दिया था कि कोरोना पीड़ित को हम 5 महीने का राशन देंगे। तो ये घोषणाओं के ऊपर करने वाली सरकार है। इन लोगों का काम सिर्फ घोषणाएं करना और आलोचनाएं करना। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से इतना भयभीत क्यों रहते हैं। अब कमलनाथ जी का एक स्वर्णिम कार्यकाल था जो 11.5 महीने का कार्यकाल, जिसमें कार्यकाल को आप स्वर्णिम बता रहे हैं, लेकिन जनता का साथ नहीं मिल पाया। योगेश जी, सवाल यही है, आप कार्यकाल को स्वर्णिम बता रहे हैं लेकिन जनता का साथ नहीं मिल पाया। यही कारण है कि जोबट या बाय इलेक्शन की बात कर लें या बाय इलेक्शन को छोड़ भी दें, तो अब 2023 की तैयारी में दोनों ही दल जुटे हैं। तो अब आपकी क्या तैयारी है सर? ये तो बात आरोप की हुई, लेकिन आप किस तरीके से 14 तारीख से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से जन जागरण अभियान की शुरुआत करने वाले? लौटूंगा राकेश जी आपके पास। बता दूं कि कोई जी हम हताश और निराश नहीं है जी। जो वोटिंग का परसेंटेज आप देख लीजिए, अभी आप आदिवासी क्षेत्र है भिकनगांव, वहां पर कांग्रेस जीती है लोकसभा खंडवा क्षेत्र में। दूसरी जगह जहां जहां भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हुआ है वहां वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का सुधरा है पहले से। तो इन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त प्रशासन, तो उस पर तो आपको लग गया कि हिमाचल प्रदेश में इनका क्या हालत हुई है, या बंबई राजस्थान में क्या हुआ है, या महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो इन लोगों के जो एक ख्वाब देखने लग गए थे। हम नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश, हम तो चाहते हैं विपक्ष बना रहे, और विपक्ष का सम्मान करके हमने विपक्ष के अस्तित्व को पैदा किया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने विपक्ष के अस्तित्व को जीवित रखा, और इसी आधार पर 14 नवंबर से जो हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है वो इस हेतु चल रहा है कि मध्य प्रदेश में ढपोल संघ की घोषणाएं लगातार होती गई है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों को गोद ले लिया, पहले ये मैयर को गोद ले चुका। बिल्कुल योगेश जी आपके पास बात दोहराई जाएगी। योगेश जी आपके पास लौटूंगा, वरिष्ठ पत्रकार प्रवचन बहुत सुन लिया जनता ने, और नकार दिया जनता ने, नकार दिया। अब ये कितने भी रोए टीवी पे बैठ के हो जाते, आप विचलित हो जाते। कोई अरे राकेश जी आप सुनने में विचलित क्यों हो जाते? सुन लीजिए, बात मत दोहराइए। आप निराश हो रहे, आप निराश हो रहे। 3 स्थानों पे जीते हैं हम, 3 स्थान पे लोकसभा हम जीते हैं, और आप यहाँ पे अतुल पाठक जी के पास आएंगे। अतुल पाठक जी के पास आएंगे सर। चर्चा अपने ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी योगेश जी। अतुल सर, आपसे समझना चाहूंगा, एक बार फिर से जो है जनजाति वर्ग को साधने की कवायद जो है शुरू हो गई है। योगेश जी थोड़ा सा संयम रखना होगा सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, काफी बारीकी से जो है मध्य प्रदेश की सियासत देखते हैं। सर आपके पास आना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं सर? एक बार फिर से जो है
15 नवंबर से जो है एक बड़े कार्यक्रम के जरिए जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी है और बिरसा मुंडा की जयंती से इसका आगाज होगा। और खास तौर पर अगर हम बीजेपी संगठन की बात करें तो जो आदिवासी अंचल है, जहां पर अच्छा खासा आदिवासी बाहुल इलाके आते हैं, वहां पर इसके लिए खास तैयारी की है। क्या लग रहा है सर, 2023 में जो है आदिवासी जो है उपचुनाव की राह, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव की राह है वो आसान करेंगे? आकाश, सियासत में कोई भी काम, कोई भी अभियान, कोई भी आंदोलन बिना किसी स्वार्थ के नहीं होता। राजनीति का काम है राजनीतिक हितों को साधना, और भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर कोई आयोजन कर रही है तो उसके कुछ निहितार्थ हैं। मैं भी आश्चर्य कर रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर आदिवासियों को रिझाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। तो कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में करीब 20% आदिवासी और इस वर्ग के मतदाता होते हैं। 2013 में यदि हम बात करें तो 84 सीट ऐसी थी जो इस वर्ग से प्रभावित थी और भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी। 2018 में 84 में से 34 सीटें मिली और बीजेपी की सरकार चली गई। 2003 में 41 आरक्षित सीटें में से बीजेपी को 37 मिली थी, बीजेपी की सरकार बनी। फिर 2008 में 47 आरक्षित सीटों में से 39 सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी की सरकार बनी। 2013 में 47 में 31 सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी की सरकार बनी। 2018 को देखिए आकाश, 2018 में 47 में से सिर्फ 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और भारतीय जनता पार्टी 109 पर सिमट गई। कांग्रेस 30 सीटें की सरकार बन गई। यानी आदिवासी बहुत निर्णायक है मध्य प्रदेश में, और आदिवासी वोट के बिना सरकार नहीं बन सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर उन्हें याद कर रही है। और आदिवासी गौरव दिवस के रूप में, शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के रूप में अमित शाह ने जो शुरुआत की थी, नरेंद्र मोदी उसको शिखर पर पहुंचाएंगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है। लेकिन इसके उलट यदि हम देखें तो आदिवासी नेतृत्व की क्या हालत है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी आदिवासी नेतृत्व को वो मुकाम नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। जमुना देवी को कांग्रेस सरकार के जाने के बाद एक अच्छा मुकाम मिला। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आदिवासी नेतृत्व की क्या स्थिति है। 3 मंत्री यहाँ पर मध्य प्रदेश में हैं, और भी नेता आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री की दरकार तो हम लंबे समय से कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब इतने बड़े स्तर पर जनजाति बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। यही एक बड़ी बात है कि आदिवासियों को भी जो है उनका अधिकार मिले, और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं आज के कि जनजातियों को कब अधिकार मिलेगा और जनजाति पर किसका अधिकार है। राकेश जी, जिस तरीके से बात आती है जब नेतृत्व की, तो नेतृत्व में भी कब मौका मिलेगा? क्योंकि बात तो आप कर रहे हैं अधिकारों की, लेकिन वास्तव में जनजातियों को कब अधिकार मिलेगा? सिर्फ कार्यक्रम करने से, इवेंट करने से क्या इनका भला हो जाएगा? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब नेतृत्व की बात करते हैं तो नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जब एकीकृत मध्य प्रदेश था। पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे जी। आज बात की जाए तो केंद्र में फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं पूरे देश को दे रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश धुर्वे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। अनसुईया उइके जी जो आप छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासी वर्ग के जो नेता आ रहे हैं उनको सम्मान दे रही है और उनको समुचित स्थान पर जगह पर पहुंचाया जा रहा है। मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक चैनल पे बैठा हुआ था, आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा जी की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मना रही है, बड़ा कार्यक्रम कर रही है। मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे थे इवेंट है। इससे पहले जिस चैनल पे था वो कह रहे थे कि नौटंकी कर रहे हैं आदिवासी। आप देखिए कि इतना बड़ा जिसको भगवान का दर्जा प्राप्त है जी बिरसा मुंडा जी को, उनके उसको अगर हम भव्य रूप से मना रहे हैं तो कांग्रेस इवेंट कह रही है, नौटंकी कह रही है। फिर उसके बाद दूसरा, एक जोबट में हमने एक आदिवासी वनवासी महिला को टिकट दिया और वो विधायक बन गई, तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो बिकी हुई हैं। मतलब आप आदिवासी वर्ग के बारे में कांग्रेस की क्या मानसिकता है, इससे ही समझ जाइए कि इवेंट, नौटंकी, बिके हुए। भैया एक बात बताइए, आप सिद्धू को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाते हैं, कितने में खरीदा? 7 विधायक बसपा के आप राजस्थान में अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, कितने में खरीदा? नरसिंह राव के समय में सबने ही देखा था कि सांसद कितने में खरीद। तो ये बेचना खरीदना,
पर 70 साल से अधिक समय तक ये देश की जनता देख रही है, आप पहले गरीबी के नाम पर नोटंकी करते रहे। ये जो जाति का जहर है ना, ये सत्ता के लिए कांग्रेस ने इस देश में बोया। पहले गरीबों की बात करते रहे, फिर अनुसूचित जाति की बात करते रहे, फिर जनजाति की बात करते रहे, अब पिछड़े वर्ग की। तो ये हर एक साल में एक नया इवेंट जनता के सामने पेश करते हैं। मुझे बताइए ना, मैं तो पिछले 2.5 साल से सुन रहा हूं कि बाला बच्चन जी अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आप भी कई बार अपनी डिबेटों में सुन चुके होंगे, कई बार चला होगा कि कल ही नियुक्ति होने वाली है। क्यों नहीं बना रहे भैया? चलिए, कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। बाला बच्चन जी को कब मौका मिलेगा? इसी तरह वो आप डिंडोरी के जो विधायक हैं, कभी उनका नाम आ जाता है कि मरकाम साहब को साहब अध्यक्ष बना दिया जाएगा 2 दिन में कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ जाति की राजनीति करती है और इनका शोषण करती है। मेरा एक और प्रश्न था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि भैया 28 स्थान पे भी चुनाव हुए थे ना, 15 माह में इतना अच्छा काम कर देते आप, तो क्यों 28 स्थानों पे आपकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई? ये खरीदना बेचना अपनी जगह पे, पर चुनाव चुन तो जनता चुनती है ना। ये बोलते हैं साहब हमें एक सीट पे इतने वोट मिल गए, आदि जोबट क्यों हार गए? ठीक है कि नहीं? पृथ्वीपुर क्यों हार गए? खंडवा लोकसभा में क्या? लेकिन ये तो मानना आपको भी पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ आएगा उसकी राह आसान होगी। योगेश जी, तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए चुनौती भी है और चिंता भी है, क्योंकि ये वक्त अब ऐसा वक्त है कि बाय इलेक्शन तो संपन्न हो गया है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को करनी है। और ऐसे में कांग्रेस हम तो बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं और कांग्रेस फिर वही नेहरू जी को लेके आ रही है। दोनों पार्टी में ये आदिवासी बंधु इस अंतर को समझ रहे हैं। समझ लेते। गौरव दिवस मनाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, उनकी जयंती मनाने के लिए तैयार नहीं है। नेहरू जी अब भी याद आ रहे हैं, नेहरू जी याद आ रहे हैं। समझ लेता हूँ, योगेश जी से समझ लेता हूँ। जी योगेश जी, आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व शने 83 की 2 सीट के बाद 91 से ये सत्तारूढ़ हुए। जब कैलाश जोशी जी इनके मुख्यमंत्री बने, सुंदरलाल पटवा बने, इन लोगों ने शासन किया। भले ही वो 2.5 साल का शासन था, उसके बाद इन लोगों को मौका मिला। इसके बाद इन्होंने लगातार 15 साल का शासन किया, 2 साल का भी शासन किया। मैं सिर्फ ये एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इनसे एक श्रेणीकरण करना चाहता हूं कि आदिवासियों को आपने कैबिनेट में कितना प्रतिनिधित्व दिया, उसका आकलन कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कितने आपके डिप्टी सीएम बने? हम गर्व के साथ कहते हैं शिवभानु सिंह सोलंकी से लेकर जमुना देवी तक हमने डिप्टी सीएम बने। आप उसका आकलन बता दीजिए कि आपने कितने डिप्टी सीएम बनाए। आपके केंद्रीय मंत्री हैं तो कांग्रेस की तरफ से कितने केंद्रीय मंत्री बनाए गए, या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को बनाया तो आपने किसी आदिवासी को कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया? यदि आप मैंने आपके सामने बताया था भैया, नंद कुमार साय, सुन लीजिए, राकेश जी, मध्य प्रदेश का जब टुकड़े नहीं हुए तब प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार साय। अब आप कहते हैं किसको बनाया, कब बनाया? तो इन जवाबों को सुनने की भी क्षमता रखा करो। आपको बहुत विद्वान मानता हूं भैया, सुन भी लिया करो। मैंने अभी चैनल पे बताया कि नंद कुमार साय जी अब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब सुन लो, नंद कुमार साय जी याद कर लो। पर समस्या क्या है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं आता, न समझ में आता। मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय, ये गेंद इधर उधर करना बंद करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बताओ ना कि बाला बच्चन को कब नेता प्रतिपक्ष बनाओगे? बाला बच्चन को कब प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे? मुझे बता दीजिए, मेरे कान तरह से सुन लीजिए। एक ही आदमी 2 स्थानों पे है कि नहीं? घबरा क्यों जाते हैं इतनी बुरी तरह? ये विचलित क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इन पर? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा? 17 साल से सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों नहीं किसी दूसरे को मौका देते? सोनिया गांधी हटती है, राहुल गांधी बन जाते हैं। हमारी पार्टी है कि नोटबंदी लग जाए? ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ये बताइए, ये बोल क्या रहे? किसी के बारे में चलिए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। चलिए, वो नंद कुमार साहब के बेटे के साथ आप लोगों ने क्या किया? आपने खंडवा में उन्हें टिकट ना देके बताओ, कमलनाथ को बनाओ एक स्थान पे नेता को। राकेश जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। हम चैनल में बैठे, डिबेट में बैठे, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। जनता देख रही है, और यही बड़ा सवाल है। बात जब जनजातियों की होती है तो इस तरीके का हो हल्ला होता है। चलिए, ऑडियो गिराएंगे, मैं पैनल से अनुरोध करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के पास चलेंगे सीधे हम। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अतुल पाठक जी हैं, और यही बड़ा सवाल है
कि जब बात जनजाति वर्ग की आती है तो दोनों तरफ से इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और बात आती है कि किसने किसको अधिकार दिए। सवाल यही है, अतुल सर आपके पास आना चाहूंगा। योगेश जी लौटूंगा आपके पास। योगेश जी, आदिवासियों के नेतृत्व की हत्या की इन लोगों ने, आदिवासी नेतृत्व की हत्या की। जी बिल्कुल योगेश जी, आपके पास लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार थोड़ा संयम रखना, राकेश जी थोड़ा संयम, राकेश जी संयम रखना होगा, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। खुद ही समझ में नहीं आता, आपकी समझ में ही नहीं आता क्या बोलते क्या। राकेश जी राकेश जी आपको संयम रखना होगा। अतुल जी के पास जा रहा हूं मैं। अतुल सर आप बताइए, मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो गिराना पड़ेगा। राकेश जी मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो गिराना पड़ेगा, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। हम डिबेट में बैठे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। राकेश जी इस बात का ध्यान रखना होगा, हम डिबेट में बैठे हैं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, हो अल्लाह होकर चर्चा नहीं होती। सीधे अतुल पाठक जी के पास जाऊंगा, समय कम है। अतुल सर, ये हो अल्लाह और ये शोर शराबा ही बता रहा है कि जनजाति वर्ग के अधिकारों को लेकर पार्टियां कितनी गंभीर है, और सवाल भी यही है कि आखिर जनजाति वर्ग का साथ ही जो है नैया पार कराएगा। लेकिन सर क्या लग रहा है, क्या गौरव दिवस के जरिए और जो तमाम आयोजन बीजेपी करने वाली है उसके जरिए बीजेपी वाकई में क्या जनजाति वर्ग को लुभा पाएगी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में होंगे 15 नवंबर को, तो एक बड़ी घोषणाओं के साथ, बड़े तोहफे के साथ जनजाति वर्ग से मुखातिब होंगे। देखिए आकाश, सियासत ही सही, वोटों की राजनीति ही सही, कम से कम राजनीतिक दलों को मध्य प्रदेश के आदिवासियों की सुध आ रही है। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख आदिवासी वर्ग हैं, सहारिया है, भील है, कौल जनजाति है। तो इन सब जनजातियों के जो हुकूक हैं, हक हैं, इनके मुद्दे हैं, इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आगमन से ये उम्मीद बनती है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग पर सियासत का ध्यान जाएगा और जो घोषणाएं की जाएंगी उनका कुछ प्रतिशत भी यदि मध्य प्रदेश में अमल होता है, उसको यदि जमीन पर उतारा जाता है, तो आदिवासी वर्ग को जरूर फायदा मिलेगा। और जिस तरह से गौरव दिवस या आदिवासी वर्ग से आने वाले जो शहीद हैं, जो क्रांतिकारी नायक हैं, उनको याद किया जा रहा है, कम से कम हमें ये तो पता चल रहा है कि आदिवासी वर्ग का भी इस प्रदेश और देश के विकास में, इस देश के उत्थान में योगदान है। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि जनजाति वर्ग पर किसका अधिकार है, और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन जिस तरीके से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाने वाला है, उसका कितना असर 2023 के रण में पड़ता है और कितना लाभ जनजाति वर्ग को मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।